नमस्कार दोस्तों, लर्निफाई यूनिवर्स के मेरे इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम अपने स्वर वर्ण की क्लास को आगे बढ़ाते हुए उनके प्रकार का विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। इससे पहले यदि आपने हमारे दो पूर्ववर्ती क्लास को नहीं देखा तो उनका लिंक मैंने अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो आज हम अध्ययन करने वाले हैं जीभ की स्थिति के आधार पर स्वर के प्रकार। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि जीभ की स्थिति के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं, तो स्वर के 3 प्रकार हमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? अग्र स्वर, मध्य स्वर और क्या होते हैं? पश्च स्वर। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? तो अग्र स्वर हो गया, मध्य स्वर हो गया और पश्च स्वर हो गया। अब हम देखते हैं कि अग्र स्वर किसे कहते हैं या अग्र स्वर क्या है। तो जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के अगले भाग से हो, जीभ के अगले भाग से हो तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं? जीभ के अगले भाग से हो तो उन्हीं को हम अग्र स्वर कहते हैं। यहाँ पर मैंने मानव मुख का एक रफ इमेज बना रखा है दोस्तों, ताकि आपको समझने में आसानी हो। आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि जो ऊपर वाला जो भाग है, यहाँ जहाँ पर मैं अभी पेन चला रहा हूँ, तो वहाँ पर ऊपरी वाले जो भाग है वो क्या है? ऊपरी जबड़ा है। और जो निचला वाला जो भाग है दोस्तों, वो क्या है? निचला जबड़ा है। जो बीच में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है? जीभ है। तो जब इन्हीं जीभ के अगले भाग से, इसी जीभ के जो अगले भाग से जिन स्वरों का, यानी कि अगले भाग से हम क्या करते हैं? अगले भाग से जिन स्वरों का क्या करते हैं? उच्चारण करते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? अग्र स्वर कहते हैं। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से स्वर वर्णों को शामिल किया गया है दोस्तों? तो इसके अंतर्गत जैसे कि ई हो गया, ई हो गया, ए हो गया, ऐ हो गया, ये सभी स्वर वर्णों को क्या किया गया है? शामिल किया गया है। यदि आपको इनकी संख्या के बारे में पूछे तो इनकी संख्या आपको कितनी लेनी है दोस्तों? तो 4 लेनी है। इनकी संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। अब देखते हैं हमारा अगला जो स्वर है वो है मध्य स्वर। तो मध्य स्वर किसे कहते हैं या मध्य स्वर से हम क्या समझते हैं? तो जब स्वरों का जो उच्चारण है जीभ के बीच वाले भाग से हो, बीच या मध्य भाग से हो, बीच या मध्य भाग से हो, तो ऐसे स्वरों को ही हम क्या कहते हैं? मध्य स्वर कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप चित्र में देख पा रहे होंगे, ये जो जीभ का जो बीच वाला जो भाग है, यदि इस जीभ के जो मध्य भाग से हम स्वरों का जब उच्चारण करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम मध्य स्वर कहते हैं दोस्तों। अब मध्य स्वर के अंतर्गत कौन कौन से स्वर वर्णों को शामिल किया गया है? तो मध्य स्वर के अंतर्गत केवल एक ही स्वर वर्ण याद रखना है आपको, वो है आ। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों पश्च स्वर के बारे में, कि पश्च स्वर किसे कहते हैं या पश्च स्वर से क्या समझते हैं। तो पश्च स्वर क्या होता है कि ऐसे स्वर जिनका उच्चारण जीभ के पिछले भाग से हो, पिछले भाग से हो, तो ऐसे स्वर को ही हम क्या कहते हैं? पश्च स्वर कहते हैं। जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे दोस्तों, कि यहाँ पर जो जब हम कोई भी स्वर का उच्चारण जीभ के पिछले भाग से करते हैं, पिछले भाग से जब हम करते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं? पश्च स्वर कहते हैं।
इसके अंतर्गत कौन कौन से स्वर वर्णों को शामिल किया गया है, तो जैसे कि आ हो गया, ऊ हो गया, ऊ हो गया, ओ हो गया और औ हो गया। तो कुल 5 स्वर वर्णों को इनके अंतर्गत क्या किया गया है, शामिल किया गया है। याद रखिएगा दोस्तों। एक बार फिर से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं कि जीभ की स्थिति के आधार पर अगर आपसे पूछे तो स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर किसे कहते हैं कि ऐसे स्वर जिनका उच्चारण हम जीभ के अगले भाग से करते हैं तो उन्हीं को अग्र स्वर कहते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि जब हम स्वर का उच्चारण कर रहे हैं अग्र स्वर में, तो हमारी जीभ का जो सामने वाला जो हिस्सा है वो क्या हो रहा है, प्रयोग हो रहा है। अगले वाला जो भाग है वो प्रयोग हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, अग्र स्वर कहते हैं। इसके अंतर्गत अगर आपसे पूछ दिया जाए कि कौन कौन से स्वर वर्णों को शामिल किया गया है, तो आपको याद रखना है दोस्तों, ई हो गया, ई हो गया, ए हो गया, ऐ हो गया। अर्थात कुल स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, 4 है। अगर उदाहरण से हम समझना चाहें इसको और, तो हम उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे कि एक इमली हो गया, ऐतिहासिक हो गया, ईश्वर हो गया, एकता हो गया। तो ये ऐसे शब्द हैं दोस्तों जिसमें हम अग्रभाग के स्वर वर्ण का क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पर ई हो गया, यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पर ई हो गया और ऐ हो गया। तो इन स्वर वर्णों का क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम इन स्वर वर्णों का प्रयोग कर रहे हैं इन शब्दों के उच्चारण में। इसके बाद हमने देखा कि मध्य स्वर किसे कहते हैं, तो मध्य स्वर किसे कहते हैं, तो ऐसे स्वर जिनका उच्चारण, मध्य स्वर किसे कहते हैं, तो ऐसे स्वर जिनका उच्चारण जीभ के मध्य भाग से होता है, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, मध्य स्वर कहते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे दोस्तों कि जब हमने स्वरों का उच्चारण किया तो अपने जीभ के बीच का जो मध्य वाला भाग है उसका हमने प्रयोग किया, इस कारण इसको हम क्या कहा, मध्य स्वर कहा। इसके अंतर्गत केवल एक ही स्वर वर्ण आता है, वो है आ। अगर उदाहरण के बारे में हम बात करें, उदाहरण से समझने का और प्रयास करें इनको, तो जैसे कि अनाज हो गया, और जैसे कि अनार हो गया। तो अनाज और अनार ये शब्द हैं और इनके उच्चारण में हमने कौन से स्वर वर्ण का प्रयोग कर रहे हैं, आ स्वर वर्ण का प्रयोग कर रहे हैं, अर्थात हम मध्य स्वर का क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों पश्च स्वर के बारे में कि पश्च स्वर क्या है। तो पश्च स्वर ऐसे स्वर जिसका उच्चारण जीभ के पिछले भाग से हो, तो इसी को हम क्या कहते हैं, पश्च स्वर कहते हैं। जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो स्वर वर्णों का उच्चारण है वो जीभ के पिछले भाग से हो रहा है, इसीलिए इसको हमने क्या कहा, पश्च स्वर कहा। इसके अंतर्गत कौन कौन से स्वर वर्णों को शामिल किया गया है दोस्तों, इसके अंतर्गत जैसे आ हो गया, ऊ हो गया, ऊ हो गया, ओ हो गया, अ हो गया। तो इनकी संख्या कितनी है अगर आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है 5। मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब देखते हैं दोस्तों होठ की स्थिति के आधार पर स्वर वर्णों का प्रकार। तो आपसे अगर कोई पूछे कि होठ की स्थिति के आधार पर स्वर वर्णों का प्रकार कितना होता है, तो आपको उत्तर लेना है 2। होठ की स्थिति के आधार पर स्वर वर्णों का प्रकार कितना होता है दोस्तों, याद रखिएगा 2 होता है। कौन कौन से, एक होता है वृत्तमुखी, एक होता है अवृत्तमुखी। नाम से स्पष्ट है। वृत्तमुखी का अर्थ क्या है दोस्तों, कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में हमारे मुख का जो आकार होता है वो गोलाकार हो जाता है, और आवृत्तमुखी ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में हमारे मुख का जो आकार है वो गोलाकार नहीं होता, उसको हम क्या कहते हैं, आवृत्तमुखी कहते हैं। अब इनको हम विस्तार से समझते हैं दोस्तों कि वृत्तमुखी किसे कहते हैं। तो ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में हमारे जो होंठ होते हैं
होंठ होते हैं उनकी स्थिति क्या हो जाती है दोस्तों, गोल हो जाती है। उनकी स्थिति गोल हो जाती है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे दोस्तों कि हमारे जो होंठ की जो स्थिति है वो किस तरीके से दिखाई दे रही है। यहाँ पर चित्र में आप देख पा रहे होंगे हमारी जो होंठ की जो स्थिति है ये गोलाकार दिखाई दे रही है। अगर हम सामने से देखें तो कुछ इस तरीके से, जैसा आप चित्र में देख पा रहे होंगे उस तरीके से हमें देखने को मिलता है। अगर हम उनको साइड से देखें तो हमारा जो होंठ की जो स्थिति है कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे। तो ये भी क्या होते हैं, गोलाकार होते हैं। इस कारण इसको हम क्या कहते हैं, वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। इस कारण इसको हम वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। जैसे कि इसके अंतर्गत किसको शामिल किया गया है दोस्तों, जैसे कि इसके अंतर्गत शामिल किया गया है आ, उ, उ, ओ और अव, ये स्वर वर्णों को शामिल किया गया है। इनकी अगर संख्या आपसे पूछ दी जाए तो दोस्तों याद रखना है आपको 4 की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। तो कौन कौन से स्वर वर्ण को शामिल किया गया है, उ, ओ और अ को शामिल किया गया है इसके अंतर्गत। अब देखते हैं दोस्तों हमारा जो अगला प्रकार है स्वर वर्ण का वो है आवृत्तमुखी। तो आवृत्तमुखी स्वर किसे कहते हैं या इसे हम क्या समझते हैं, तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो होंठ की जो स्थिति होती है दोस्तों वो क्या होती है, सामान्य होती है। तो होंठ की स्थिति सामान्य होने के कारण ही हम इसको क्या कहते हैं, तो होंठ की स्थिति इसमें समान होती है, इस कारण इसको आवृत्तमुखी कहते हैं। आवृत्त मतलब जहाँ पर हमारे जो होंठ का आकार है वो क्या हो, वृत्ताकार ना हो या गोलाकार ना हो, सामान्य स्थिति में, इसी को हम क्या कहते हैं, आवृत्तमुखी स्वर कहते हैं। जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे ये बिल्कुल ही क्या है, अपनी सामान्य स्थिति में है। और कैसी दिखाई देती है हमें दोस्तों, फैली हुई दिखाई देती है। होंठ जो होते हैं वो क्या होते हैं, फैली हुई होती है। अगर इसके अंतर्गत अगर आपसे पूछा जाए कि कौन कौन से स्वर वर्णों को शामिल किया गया है, तो आपको याद रखना है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर आ हो गया, आ हो गया, ई हो गया, ई हो गया, री हो गया, ए हो गया और ऐ। तो इतने स्वर वर्णों को शामिल किया गया। अगर इनकी संख्या पूछे तो आपको याद रखना है 7। कितने होते हैं, तो इनकी जो संख्या होती है 7 होते हैं। तो स्वर वर्णों को आपको याद रखना है, आ हो गया, आ हो गया, ई हो गया, ई हो गया, री हो गया, ए हो गया, ऐ हो गया, और इनकी संख्या आपसे अगर पूछा जाए तो याद रखना है दोस्तों 7 होती है। मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारे स्वर वर्ण के प्रकार का अंतिम क्लास था। इससे पहले दोस्तों यदि आपको वर्ण के टॉपिक से संबंधित कोई भी अगर प्रश्न पूछना है या आपके मन में इनसे संबंधित कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।